यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था कि एक्चुअली में चाणक्य आईएएस एकेडमी सिविल विथ आकाश की पूरी फैकल्टी टीम ने मिलकर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम आने से पहले पूरे के पूरे सिलेबस को सिक्वेंशियल फॉर्म में प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराने की जिम्मेदारी ली थी। और यहाँ पर मैं उसी सिनेरियो में आपके साथ ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें मेनली यदि देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी को मैं यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ और साथ में कुछ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो जरूरी होते हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। फिर एनवायरमेंट को हम अलग से कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले समय में। यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी तक जो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट कराया है यह है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, साथ में हिमालय वाला पूरा जो चैप्टर ही हमारा 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ था। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय को समझा था और यहीं पर फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन को समझा था। और फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद भाबर, बांगर, तराई, खादर इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो अनुदैर्ध्य विभाजन या फिर आप इसको बोलते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्थ इंडियन प्लेन का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस रिवर ने किस प्लेन का फॉर्मेशन किया है और इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिएगा कि बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन किस प्रकार से फ्लूवियल इंजन की तरह से बिहेव करता है, और साथ में लॉन्गिट्यूडनल इसकी एनाटॉमी कैसी है, यानी कि भाबर एरिया, साथ में तराई एरिया, बांगर, देन खादर, इन एरियाज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आफ्टर ऑल यदि अब हम देखें तो ये आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द ट्रांसवर्स प्रोफाइल ऑफ ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स प्रोफाइल? तो यदि आप ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का एक्सटेंशन देखोगे तो ये राजस्थान से स्टार्ट होते हुए इवन ये आसाम तक पूरा लोकेट है। वैसे तो ये जो बांग्लादेश वाला रीजन आता है ये भी ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के जैसे ही अपना स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि ये भी एक प्लेन एरिया है। बट याद रखना बांग्लादेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वाई हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इंडो गैंगेटिक प्लेन या फिर इसको गैंगेटिक प्लेन के अंतर्गत ही आप शामिल कर सकते हैं। तो ये गैंगेटिक प्लेन में भी आएगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी आएगा, बट बांग्लादेश इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो डिस्कशन रहेगा यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो कि एक है राजस्थान प्लेन, देन पंजाब प्लेन, और फिर गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में हमारा डिस्कशन रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि ना एक्चुअली जब आप सिविल्स विथ आकाश की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, यानी कि इसी चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मेरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। यानी कि सिक्वेंशियल फॉर्म में बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय में ज़्यादा डेटा देने की का जो प्रयास ये मेरा रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं इसका नाम है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश, और सेम नाम से आपको टेलीग्राम हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट कर दिए गए हैं। यदि आपको यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के बैच से ज्वाइन होना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है ये आपको पूरा गाइड करेगी। और साथ में यदि आप ये बताते हैं कि आप इस ज्योग्राफी की क्लास से या फिर मेरी दा हिंदू की क्लास से जो कि मॉर्निंग में 9 बजे रहती है, या फिर एवरी संडे होने वाली जो मेरी करंट अफेयर की क्लास है उससे आए हैं, तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। ये आपका खुद का डिसीजन होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आगे बढ़ते हुए यदि मैं डिस्कस करता हूँ तो बहुत कम शब्दों में, यानी कि इस वीडियो की जो लेंथ है ये 45 से 50 मिनट होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो आप इसको आराम से 2 या 3 बार काम करते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं ट्रांसफर डिवीजन करता हूँ या फिर ट्रांसवर्स प्रोफाइल को आप देखते हैं ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की, तो आपको समझ में आएगा कि ये और बात छोटी सी, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर लेना, और मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। इट्स माय ओन टेलीग्राम हैंडल। आप यहाँ पर जाकर इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सुनिएगा कि जब आप ट्रांसवर्स प्रोफाइल को देखते हैं ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये अलग अलग स्टेट में एलोकेट है।
बेसिकली यदि देखा जाए तो राजस्थान और पंजाब प्लेन वो एरिया है जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स कि राजस्थान एंड पंजाब प्लेन का एक्सटेंशन आपको पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये ओनली लोकेटेड इन इंडिया, नहीं नहीं नहीं, इसका जो एक्सटेंशन है ये आपको एज वेल एज पाकिस्तान में भी मिलेगा, बांग्लादेश में भी मिलेगा। बस हम पढ़ते इंडिया के सिनेरियो में हैं। चलिए एक एक करके इसको समझना चालू करते हैं कि यदि जब आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो ध्यान रखो कि आपके मन में क्या आता है। राजस्थान के बारे में जब आप सोचते हो, सामान्यतः जब आप सोचते हो तो आपके मन में एक कॉमन सी जो इमेज उभरती है वो है थार डेजर्ट की, कि भाई आप जहां तक देख रहे हैं वहां तक आपको डेजर्टिफाइड एरिया नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये थार डेजर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, यही इमेज आती है। बट याद रखना कि ये बस एक सिनेरियो हम इसका जानते हैं राजस्थान का। एक्चुअली में राजस्थान में एक माउंटेन के बारे में आपने पढ़ा होगा बाय द नेम ऑफ अरावली माउंटेन। कुछ इस प्रकार से ये एक्सटेंड है। ये पूरे राजस्थान को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करता है बाय द नेम ऑफ, यदि आप ईस्टर्न पार्ट में देखोगे तो ये जो रीजन आता है इसको नाम दिया जाता है मारवाड़ एरिया, या फिर इसी को कई बार कहा जाता है मेवाड़ प्लेट्यू वाला रीजन। कई बार इसी को आप राजस्थान बागर एरिया भी नाम दे देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ये जो आपको वेस्टर्न पार्ट में नजर आ रहा है इसे नाम दिया जाता है मारुस्थली वाला एरिया। क्या नाम दिया जाता है? मारुस्थली। वो मारुस्थली, मैं क्या नाम दे रहा हूं याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही वर्ड यूज किया जाएगा बाय द नेम ऑफ मारुस्थली वाला रीजन। ये जो मारुस्थली वाला एरिया है ये एक तो आपको डेजर्टिफाइड देखने के लिए मिलेगा और साथ में यहां पर आपको उतना ज्यादा रेनफॉल देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि लाइक यदि आप इस बेल्ट को देख पाएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिड एरिया है। इसके बाद वाला जितना भी एरिया है ये सेमी एरिड एरिया में आता है। सेम एज कंडीशन आपको राजस्थान बागर वाले रीजन में भी दिखाई देती है। यानी कि ये जो मारुस्थली वाला रीजन है यहाँ पर जितना भी डेजर्ट है उसकी एक विशेषता है कि आपको यहाँ पर ध्रियान दिखाई देते हैं। और ये ध्रियान क्या होते हैं? तो बेसिकली जब बहुत ज्यादा विंड या फिर बहुत ज्यादा तेजी से विंड चलती है तो ये अपने साथ सैंड को उड़ा कर ले जाती है और इसके कारण ये रेत के टीले बनाती है। और कई बार ये मूवेबल होते हैं और एक प्लेस से ये दूसरी प्लेस शिफ्ट होते जाते हैं। तो ये जो शिफ्टेड होते हुए या फिर ये जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है ध्रियान। वैसे यदि इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो याद रखिएगा द ओनली सर्वाइविंग ट्रीज इज द खेजरी और साथ में कल्चरली गार्डेड बाय द बिश्नोई ट्राइब। यानी कि जो खेजरी है यहाँ का एक पेड़ है जो कि बस यहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है। यानी कि बेसिकली एरिड एरिया है। एरिड एरिया में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ये भी कम होता है और एरिड एरिया होने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी डिजास्ट्रेबल है। यानी कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का रेनफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियां या फिर यूं कहा जाए कि जो वेजिटेशंस हैं ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। जब ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं तो यहाँ पर होती भी नहीं है उतनी अच्छी वेजिटेशन। बट खेजरी एक ऐसा वृक्ष है या फिर एक ऐसी वेजिटेशन है जो एरिड एरिया में भी उग जाती है और इसको उगने के लिए ज़्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। दैट इज वाई कहा जाता है कि ओनली सर्वाइविंग ट्री यहाँ पर यदि कोई है तो वह है खेजरी। यही राजस्थान वाला एरिया वो है जहां पर आपने सुना होगा कि यहाँ एक विश्नोई ट्राइब आपको देखने के लिए मिलेगी। वो विश्नोई ट्राइब जो कि काले हिरण, ब्लैक बक को अपनी औलाद, अपनी संतान के जैसे मानती है। शायद आपने कभी ना कभी सलमान खान और साथ में जो लॉरेंस विश्नोई है इसका डिस्प्यूट आपने जरूर सुना होगा। जनरली जब हम ऐसे डिस्प्यूट सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि भाई लॉरेंस विश्नोई इज अ गैंगस्टर और ये सभी से यानी एक्सटॉर्शन के लिए सभी को डराता धमकाता है और सलमान खान के साथ भी इसी कारण से इनकी दुश्मनी है। याद रखो कि जब आप इस एरिया में जाओगे, यदि आपका कोई दोस्त हो तो आप उससे पूछिएगा, यदि राजस्थान में वो रहता हो, कि भाई यहाँ पर विश्नोई जो समाज है या फिर विश्नोई जो ट्राइब है इसकी क्या वैल्यूज हैं या फिर इसके क्या हिस्ट्री है, तो वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर जो विश्नोई समाज है एक भगवान को ये मानते हैं और साथ में इन ये फॉरेस्ट को, साथ में जो ब्लैक बक होते हैं और साथ में तमाम प्रकार के जो अदर एनिमल्स होते हैं यानी कि निसहाय जो पशु होते हैं इनको ये अपनी संतान के जैसे मानते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। और यदि आपको ध्यान हो तो सलमान खान का एक केस है जिसमें इन्होंने ब्लैक बक की हंटिंग की थी और उसको लेकर विश्नोई समाज इनसे नाराज है। दैट इज वाई ये वाला एरिया विश्नोई ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये लॉरेंस विश्नोई बहुत ज़्यादा सही इंसान है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। एक्चुअली में ये एरिया विश्नोई ट्राइब का जो
मुख्य स्थान है उसमें काउंट किया जाता है। दैट इज वाई याद रखने वाली बात है कि मारुस्थली वाले एरिया में विश्नोई एक ट्राइब आपको दिखाई देगी, ठीक है, और जो कि नेचर्स को बहुत ज्यादा प्रेम करती है या फिर नेचर के बहुत ज्यादा करीब है। यदि आप राजस्थान बागर की बात करोगे तो याद रखो कि ये सेमी एरिड एरिया है, फर्टाइल ग्रीन ट्रैक्स नोन लोकली एज रोहिल खंड वाला जो एरिया यहां पर आपको मिलेगा वो है रोही वाला, सॉरी रोहिलखंड नहीं, रोही वाला जो रीजन है ये देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जब आप राजस्थान प्लेन को देखेंगे तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि ना आप लोग एटलस ओपन कर लिए होंगे, आपको यहां पर कुछ सॉल्ट वाटर लेक भी देखने के लिए मिलेंगी और इवन यहां कुछ रिवर भी देखने के लिए मिलेंगी बाय द नेम ऑफ लूनी। जैसे यदि आप लूनी की बात करोगे तो ऊपर जब आप जाओगे तो आपको एक लोकेशन मिलती है बाय द नेम ऑफ अजमेर। अजमेर के पास यदि आप देखेंगे तो श्री माधोपुर एक प्लेस मिलेगी और श्री माधोपुर से ओरिजिनेट होती है हमारी लूनी रिवर। जब लूनी रिवर ओरिजिनेट होती है तो ये साउथवर्ड मूव करती है, यानी कि फ्लो करती है, और इसी के नीचे आता है गुजरात वाला रीजन। गुजरात में यहां पर इस वाले एरिया में यदि आप देखोगे तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये साउथवर्ड मूव करते हुए एक्चुअली में ये देखो ये है लूनी, ये साउथवर्ड मूव करते हुए इसी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में अपना माउथ क्रिएट करती है। याद रखिएगा कि इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड रिवर भी लूनी है और इंडियाज वन एंड ओनली स्लाइन वाटर रिवर भी लूनी है। और स्लाइन वाटर रिवर होने का मेन कारण क्या है कि एक्चुअली में जब ये ओरिजिनेट होती है और साउथवर्ड मूव करती है तो कई बार ये सामल लेक में डिप होती है, और सामल लेक में डिप होने के कारण जब ये बाहर निकलती है तो सामल लेक के पानी के कारण ये स्लाइन रिवर या फिर ये सॉल्ट वाटर रिवर के तौर पर काउंट की जाती है। इवन इसी तरह से यदि आप देखें तो यहां पर आपको एक सिटी मिलेगी बाय द नेम ऑफ जैसलमेर, और ये जो जैसलमेर है एक्चुअली में यहीं पर आपको एक नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा बाय द नेम ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क वन एंड ओनली नेशनल पार्क विच आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज। बात समझिए, यानी कि अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में लोकेट जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये वन एंड ओनली नेशनल पार्क है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास आता है। इसकी नियरली जो सिटी है, नियरेस्ट जो सिटी है ये है जैसलमेर। डेजर्ट नेशनल पार्क इज मेनली फेमस फॉर, आप याद रखिएगा, यहां पर पाया जाने वाला जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो। और यदि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में यदि आप देखोगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ रेयर एनिमल, इसको रेयर एनिमल में से काउंट किया जाता है बिकॉज कि क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, इन तमाम कारणों के कारण जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इसकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली कम हो रही है। और ये जो कंटिन्यूसली कम होती हुई पॉपुलेशन है इसलिए इसको बचाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, जो एनवायरमेंटल रिसर्च हो रही हैं कि भाई इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे नियम कानून कायदे लॉ एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। याद रखिएगा फिर भी अभी यदि प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी जो पॉपुलेशन है इसमें कोई खास सुधार आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो याद रखो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक बार IUCN स्टेटस इसका आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा तो ये मेरे हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा, बट क्रॉस चेक एक बार जरूर करें। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंस मैंने बताई ये राजस्थान प्लेन की इंपॉर्टेंस थी। एक बात याद रखना कि जिस मारवाड़ी कम्युनिटी की हम बात करते हैं वो एक्चुअली में राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में ये जो मारवाड़ प्लेट्यू है जिसको नॉर्थ इंडियन प्लेट्यू का पार्ट हम नहीं मानते हैं, ऑल्सो नोन एज मेवाड़ प्लेट्यू, यहीं पर वो मारवाड़ कम्युनिटी रहती है जो कि आज इंडिया की सबसे अच्छी बिजनेसमैन मानी जाती है, यानी कि सबसे अच्छी बिजनेसमैन ट्राइब मानी जाती है। वाई? याद रखिएगा ये पूरा एक ऐसा एरिया है जहां की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, सेम एज कंडीशन है। याद रखो कि इसको नॉर्थ इंडियन प्लेन में शामिल नहीं करते हम, मारवाड़ प्लेट्यू को या फिर मारवाड़ प्लेन को, हम मारुस्थली को नॉर्थ इंडियन प्लेन में शामिल करते हैं। वाई? क्योंकि मारवाड़ प्लेट्यू पर एक्चुअली में जब आप देखोगे स्टडी की गई तो यहां पर जो सॉइल प्रेजेंट है वो ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। यदि आप ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करेंगे तो मैंने इसका फॉर्मेशन बताया था और ये बताया था कि एक्चुअली में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट पर जो बहने वाली रिवर्स थी, इन रिवर्स ने अपना जो सेडिमेंटेशन किया है डीप डिप्रेशन में, और इस सेडिमेंटेशन के कारण एक्चुअली ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। और वो जो भी
सेडिमेंट रिवर्स बहा कर लाती हैं अपने साथ, उस सेडिमेंट को नाम दिया जाता है एलुवियल सॉइल, या फिर उसको कहा जाता है एलुवियल सेडिमेंट, यानी कि इससे फॉर्म होने वाली जो सॉइल है ये एलुवियल सॉइल में काउंट की जाती है। याद रखिएगा कि एक्चुअली में यहां पर आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देती है, और ब्लैक सॉइल इस बात का एविडेंस है कि इट्स अ एक्सपेंशन या फिर इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका। यहां पर आपको जरोड़ सॉइल देखने के लिए मिलेगी, नो डाउट वो चेंज हो गई है, बट इसको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट मानते हैं, और ये जो मारवा प्लेट्यू है इसे हम नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट नहीं मानते। जो लाइन इसको डिवाइड करती है उसको नाम दिया जाता है अरावली रेंज का। सेकेंड पार्ट आता है पंजाब, ठीक है। और यदि पंजाब वाले एरिया को आप देखेंगे, ये मैप थोड़ा सा गलत है, ठीक है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि सही मैप आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। यहां से एक्चुअली में एक और रिवर आती है बाय द नेम ऑफ, इसको नाम दिया जाता है इंडस रिवर। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इतने रिवर्स हैं। यदि आप पंजाब की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इसको नाम दिया जाता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि द लैंड ऑफ, वैसे तो ये 6 रिवर है बट 5 दुआब एरियाज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो द लैंड ऑफ 5 ईयर भी यदि नाम दिया जाए तो गलत नहीं है, बट ध्यान रखना कि एक्चुअली में 6 रिवर है। बेसिकली जो पूरा पूरा इंडस ड्रेनेज सिस्टम है इसके अंदर काउंट किया जाता है। और क्यों काउंट किया जाता है? क्योंकि एक्चुअली में जिस पंजाब प्लेन की हम बात करते हैं और जिस पंजाब को आज हम देखते हैं वो ओनली इंडिया में लोकेट है। यदि आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में ये पंजाब जिसकी बात होती है, हम पंजाब में पाकिस्तान का पंजाब जिसको सिंध प्रांत कहते हैं वहां, और इंडिया का पंजाब, इन दोनों को शामिल करते हैं। इन दोनों को यदि आप शामिल करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली यहां पर इंडस ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। और ये जो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक, क्या बोला मैंने, ये जो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये इंडस ड्रेनेज सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम फॉर द पंजाब रीजन। ठीक है, यहां पर याद रखो कि एक्चुअली ये पाकिस्तान की भी बात होती है, इंडिया की भी बात होती है। अब पहले के समय ये हुआ करता था 1947 से पहले, ये जो पाकिस्तान और साथ में इंडिया वाला जो पंजाब है ये एक थे। सेपरेशन हुआ, सेपरेशन होने पर ये दोनों अलग अलग हुए। तो आज हम जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वो बस इंडिया का है। बट जब आप इंडस ड्रेनेज सिस्टम की बात करोगे तो एक्चुअली में इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हो किसकी? इंडिया और साथ में जो पाकिस्तान का पंजाब है, इन दोनों की। ज्योग्राफिकली यदि आप देखोगे तो याद रखिएगा द नदर्न पार्ट सफर्स इनॉर्मस गली इरोजन फ्रॉम स्ट्रीम नोन एज शोज। क्या मतलब है इसका? कि जब आप पंजाब रीजन को देखते हो तो इसके ऊपर जम्मू कश्मीर है, एटलस से यदि आपको याद हो और एटलस सामने रखा हो, तो पंजाब रीजन के ऊपर एक्चुअली में जम्मू कश्मीर आता है। और जम्मू कश्मीर में यदि आप देखेंगे तो तीनों टाइप की जो हिमालयन रेंजेस हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाय द नेम ऑफ इनको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। अब होता यह है कि भाई ग्रेटर हिमालय पर तो आपको जो ग्लेशियर हैं ये फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। ग्रेटर हिमालय पर ग्लेशियर हैं और यहां से रिवर्स इन सिंपल फॉर्म में ओरिजिनेट होती हैं। लेसर हिमालय में है ना स्नोफॉल होता है और साथ में यहां पर रेनफॉल भी, यानी कि स्नो प्लस रेनफॉल आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। थर्ड टर्म इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज, ये शिवालिक रेंज के बारे में आप देखोगे कि एक्चुअली में ना यहां पर जो रेनफॉल होता है तो रेनफॉल होने की कंडीशन में कई बार एक्चुअली में यहां आपको मौसमी नदियां, ठीक है, देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि कई रिवर्स यहां पर फॉर्म होती हैं। बट ये रिवर्स एक्चुअली में मौसमी होती हैं, यानी कि पूरे साल ये नहीं बहती, कुछ मौसम विशेष में ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि यदि वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में सामान्यतः कई नदियां प्रकट होती हैं, वर्षा ऋतु समाप्त, नदियां समाप्त, इनको नाम दिया जाता है छोस का। अब जब ये पंजाब प्लेन में बहती हैं तो पंजाब प्लेन एक्चुअली में किससे बना हुआ है? जो एलुवियल सॉइल जिसको हम नाम देते हैं, एलुवियल सॉइल से ये फॉर्म है। और यदि एलुवियल सॉइल से ये फॉर्म है दैट मीन्स कि होगा ये कि इसके ऊपर से ये नदियां, यानी कि जिनको हम छोस बोल रहे हैं, ये निकलते हुए गली इरोजन करेंगी, यानी कि एक एरिया को ये इरोजनेट करना स्टार्ट करेंगी। इसको नाम दिया जाता है गली इरोजन। ये भी 3 प्रकार का होता है जिसको हम बोलते हैं रील, रवाइन और गली। ठीक है, रील, रवाइन एंड गली, ये इरोजन होता है। तो गली इरोजन ये जब ह्यूज कंडीशन या फिर जब कुछ
एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट होती है तो वो गली इरोजन होता है, नहीं तो इसके पहले की जो कंडीशन है ये रील रवाइन ये होता है, थर्ड कंडीशन गली इरोजन की होती है। इसके कारण जो पूरे पंजाब रीजन का लैंड है ये एग्रीकल्चर के अप्रोप्रिएट नहीं रह जाता, और इसके कारण याद रखना कि इलीगल एक्टिविटीज का जो हॉटस्पॉट है ये भी फॉर्म होता है। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो ये जो रील रवाइन और गली इरोजन है ये ऑल ओवर इंडिया में आपको दो जगह पर देखने के लिए मिलेगा। एक तो है पंजाब वाला लैंड एंड द सेकेंड वन इज आप देखते हो यहां पर आता है जो चंबल वाला एरिया है जिसको हम चंबल के डाकू बोलते हैं, ये वाला रीजन। दैट इज वाई यदि आप देखते हैं तो पंजाब रीजन में आपको जो प्रॉब्लम दिखाई देती है ये दिखाई देता है इलीगल स्मगलिंग की समस्या वाया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एंड जब आप मिडिल इंडिया में जाते हो वही मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पर चंबल रिवर के आसपास वाला रीजन जब आप देखते हो तो आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू वर्ल्ड फेमस है। वाई? बिकॉज कि यहां पर रील रवाइन और गली प्रकार का जो इरोजन है ये देखने के लिए मिलेगा। इस इरोजन के कारण ये जो लैंड एरिया है ये किसी भी काम का नहीं रह जाता, एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, एरिड एरिया है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, एरिड एरिया है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा नहीं, और साथ में अदर टाइप की जो एक्टिविटीज हैं ये भी यहां पर ट्रिगर नहीं होंगी। दैट इज वाई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा। ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा तो इनलीगल एक्टिविटीज यहां पर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दैट इज वाई कहा जाता है कि जहां पर भी ये गली इरोजन होता है या फिर जहां पर भी इरोजन रिवर्स करती हैं वो एरिया किसी प्रकार की ह्यूमन सेटलमेंट, किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। और वो एरिया जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है उस एरिया में इलीगल एक्टिविटीज होना लाजमी है। भाई डेजर्ट के बीच में कौन घर बनाने के लिए जा रहा है? तो जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ये किसके थ्रू होगा? डेजर्ट के थ्रू। इसीलिए थार डेजर्ट में आपने कई मूवीज में देखा होगा कि थार डेजर्ट वो लोकेशन है जहां पर वाया पाकिस्तान हथियारों का आदान प्रदान कई बार किया जाता है, कई बार ड्रग स्मगलिंग की जाती है, यानी मल्टीपल ये जो इलीगल ट्रेड है ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। आई थिंक मैं जहां पर पहुंचाना चाह रहा हूं आप वहां पर पहुंच रहे होंगे। अब याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है ये नॉर्थ वर्ड से है, यानी कि इसके नदर्न पार्ट में है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो इसका बाकी का जितना भी लैंड है एक्चुअली में ये एग्रीडेशनल प्लेन के अंदर काउंट किया जाता है। यानी कि अब इस बात को जरा समझना कि द आर्किटेक्चर ऑफ दोआब्स, आर्किटेक्चर ऑफ दोआब्स का मतलब क्या है कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर वो रिवर जो कि एक्चुअली में ओरिजिनेट हो रही है मानसरोवर लेक से, और इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है, एक है सतलुज एंड द सेकेंड वन इज आती है चेनाब। इसके बाद यदि आप देखोगे, हाँ इसके बाद यदि आप देखते हैं तो फिर झेलम, रावी, ब्यास ये भी आती हैं। यानी कि ये जो पूरा इंडस ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है ये एक प्रकार का आर्किटेक्चर फॉर्म करता है पंजाब वाले रीजन में, यानी कि ये इसको और भी ज्यादा फर्टाइल प्लेन बना देता है। बेसिकली याद रखना कि ह्यूमन सेटलमेंट या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, ये तमाम प्रकार की चीजें ज्यादा कहां पर होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स यदि मैं बताऊं तो उस एरिया में जहां पर एक नदी बह रही है, या फिर आप ऐसा समझो कि यदि मान लो आपको किसी भी एरिया में एक सोसाइटी डेवलप करनी है, एक सोसाइटी को बसाना है, तो सोसाइटी को बसाने के लिए मोस्ट कंपल्सरी थिंग क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले तो वहां पर जो फूड रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो सके, फूड हो वहां पर। फूड होने के लिए क्या जरूरी है कि भाई सबसे इजी है कि एग्रीकल्चर वहां पर होना चाहिए। और यदि वहां पर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरी है कि सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, और सबसे इजी सिंचाई व्यवस्था क्या है कि एक्चुअली में रिवर्स हो वहां। तो एक्चुअली में याद रखिएगा कि भाई यदि किसी भी एरिया से एक सिंपल सी रिवर गुजरती है तो रिवर के गुजरने के कारण वहां का जो एग्रीकल्चर है ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसका जो नियर बाय का एरिया है, इसका जो फ्लड प्लेन है ये अपने आसपास की सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देता है। और इस कंडीशन में एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो वहां पर जो कल्टीवेशन है ये अच्छा हो जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा हो जाएगा, अदर प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो अपने आप ग्रो कर जाएंगी। तो याद रखना कि एक्चुअली में यहां से मल्टीपल रिवर्स क्रॉस करती हैं, और इसीलिए इनका जो दोआब एरिया है यानी कि दो नदियों के बीच का एरिया ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। दैट इज वाई पंजाब रीजन में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, इवन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होने लगा है यहां पर। और याद रखो कि भाई जो चीज बहुत ज्यादा होने लगे वही इसकी प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो पंजाब में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो आज की कंडीशन में ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण पंजाब की जो सॉइल है ये एक्चुअली में
जो स्लाइन सॉइल है इसमें चेंज हो रही है, या अल्कलाइन सॉइल में ये चेंज हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आता हूं मैं यहां पर द आर्किटेक्चर ऑफ दोआब के बारे में यहां पर बात की गई है। द प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड entirely of Doab, the land between two rivers. Their deposition has united to form a highly fertile homogeneous plain. समझ रहे हैं? बाउंड्रीज की यदि आप बात करोगे और साथ में डिवाइड की यदि आप बात करेंगे तो याद रखो, सेपरेटेड फ्रॉम द गैंगेटिक बेसिन बाय द सब सरफेस दिल्ली अरावली रिज, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। होस्ट द घाघर रिवर, ठीक है, यानी कि एक घाघर रिवर है, यदि आपने राजस्थान प्लेन को ध्यान से देखा हो, मैं अभी बताता हूं। द सक्सेसर ऑफ द लेजेंडरी रिवर बाय द नेम ऑफ सरस्वती। इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली में ये देखो, ये घाघर बेसिन है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये ऊपर यहां पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड पंजाब। यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। पहले आपने सुना होगा कि पंजाब में एक रिवर थी बहुत पुरानी, इसको सरस्वती रिवर कहा जाता था। यदि आपने आर्यंस का इन्वेजन पढ़ा हो तो आपको शायद ध्यान होगा कि जब भारत में आर्यंस आए थे तो ये सबसे पवित्र नदी, सबसे प्योर रिवर मानते थे सरस्वती को। इसका जो वर्णन है ये आपको कई वेदों में भी देखने के लिए मिलेगा। वेदों में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि सरस्वती रिवर बहुत ज्यादा पवित्र नदी थी। ये गई कहां, इसके बारे में कहा जाता है कि एक्सटेंड हो गई, ये विलुप्त हो गई, गायब हो गई। एक्चुअली में सरस्वती नदी बेसिन जिस एरिया में था वहां पर आज आपको गग्गर बेसिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हरियाणा से स्टार्ट होता है, पंजाब को हल्का सा कवर करता है, राजस्थान में ये आ जाता है, तो ये पूरा जो एरिया है ये गग्गर बेसिन नाम दिया जाता है। यानी कि सरस्वती नदी का ही जो रिमेनिंग पार्ट था इसको आप गग्गर बेसिन में काउंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर जो ट्रांसवर्स प्रोफाइल थी इसमें हमने राजस्थान प्लेन को पूरा मार्क किया, यानी कि इसको समझा। आफ्टर दैट फिर हमने पंजाब प्लेन के बारे में समझा। आफ्टर दैट यहां पर बात आती है गैंगेटिक प्लेन की। गंगा प्लेन का या फिर सॉरी गंगा रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि भाई भागीरथी, अलकनंदा, ये तमाम प्रकार की जो रिवर्स हैं ये मिलती हैं और गंगा फॉर्म होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी याद रखिएगा कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली में गंगा प्लेन क्या है और गंगा प्लेन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखो कि एक्चुअली में फीचर्स द फर्टाइल रोहिलखंड प्लेन एंड द मैसिव गंगा यमुना दुआब फेमस फॉर इओलियन डस्ट डिपॉजिट एंड सुगर केन। बात समझ रहे हैं कि भाई एक्चुअली में याद रखो गंगा प्लेन के 3 पार्ट हैं। एक आता है अपर गंगा प्लेन वाला एरिया, द सेकेंड वन इज मिडिल गंगा प्लेन एंड थर्ड वन इज लोअर गंगा प्लेन। कहां पर ये आते हैं? अपर गंगा प्लेन की यदि आप बात करोगे तो ये एक्चुअली में उत्तराखंड में एक प्लेस है बाय द नेम ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार वो एरिया है जहां से गंगा, हरिद्वार वो एरिया है जहां से गंगा मैदानी भाग में यानी कि प्लेन में एंटर करती है। ठीक है, नहीं तो इसके पहले तक गंगा कहां बहती है? याद रखिएगा, इसके पहले तक जो गंगा है ये एक्चुअली में हिली एरिया या फिर माउंटेन टॉप, माउंटेन नॉच पर ये पूरी बहती है। नॉच नहीं होगा, एक्चुअली में पहाड़ों के ढलानों पर या फिर माउंटेन स्लोप्स पर ये पूरी बहती है। हरिद्वार वो पहली प्लेस आती है जहां से गंगा प्लेन में एंटर करती है और यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट वाला एरिया है उस पूरे एरिया को आप शामिल करते हैं किसमें? जो अपर गंगा प्लेन है उसमें। ठीक, इसमें गंगा भी आती है और इसमें यमुना भी आती है। गंगा प्लेन का मतलब कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम के कारण जिस मैदान का या फिर जिस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। सेकेंड बात आती है मिडिल गंगा प्लेन की, और यदि मिडिल गंगा प्लेन की हम बात करें तो मिड ऑफ द यूपी या फिर जो पूरा फिर यूपी बचा, वेस्टर्न यूपी के बाद जो कानपुर के इस साइड से यानी कि ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा वो पूरा यूपी मिडिल गंगा प्लेन में आएगा। देन बिहार, झारखंड और जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वो आप लोअर गंगा प्लेन में शामिल करेंगे। इन सभी में एक्टिविटी क्या हो रही है? तो याद रखो कि प्रोसेस ये है कि भाई जो अपर गंगा प्लेन है यहां पर गंगा का जो एक प्रकार से स्लोप है ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। दैट इज वाई यहां पर याद रखिएगा कि जो इरोजन है ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर इरोजन ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जब आप मिडिल पार्ट में जाओगे यानी कि मिडिल गंगा प्लेन में तो यहां पर जिस भी प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे ये 2 प्रोसेस के कारण या फिर 2 एक्टिविटीज के कारण बनेंगे बाय द नेम ऑफ, एक आता है इरोजन एंड दी सेकेंड वन इज डेपोजिशन। तो एक होता है यहां पर इरोजन और एक होता है हमारा डेपोजिशन। क्या बोला मैंने
कि जो अपर गंगा प्लेन है, यहां पर गंगा के द्वारा बनने वाली या फिर गंगा के द्वारा होने वाली जो एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है इरोजन। मिडिल गंगा प्लेन में एक होता है इरोजन और एक होता है क्या, डेपोजिशन। थर्ड नंबर पर यदि आप आओगे तो लोअर गंगा प्लेन में याद रखिएगा कि यहां पर आपको डेपोजिशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब इरोजन हो, डेपोजिशन हो, इनके कारण अलग अलग प्रकार का जो एक्टिविटी है ये आपको देखने के लिए मिलती है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यदि आप यहां पर आओगे, ठीक है, अपर गंगा प्लेन में, तो अपर गंगा प्लेन में आपको कटे छटे मैदान देखने के लिए मिले, सॉरी कटे छटे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो सेडिमेंट है ये ज्यादा बहता हुआ देखने के लिए मिलेगा। मैरिड बाय द वॉश सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया, द गली इरोजन एंड बेडलैंड रवाइंस ऑफ द यमुना चंबल बेसिन। ठीक है, यमुना चंबल बेसिन के आसपास वाले एरिया में ये इस प्रकार की कोई कंडीशन या फिर इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जिनको हमने गली इरोजन में अभी पंजाब वाले रीजन में पढ़ा है। और मैंने आपको बताया था कि दे आर हॉटस्पॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि आपको यहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, इरोजन बहुत ज्यादा है, रिवर्स में जो सॉइल लेकर आ रही है वो उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, सो एंड सो फॉल। बात समझे? तो यदि मान लो रिवर बह भी रही है तो एक्सेप्शनली ये हो सकता है कि उसके आसपास फिर भी ह्यूमन सेटलमेंट ना हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में चंबल रिवर थी तो उसके आसपास ह्यूमन सेटलमेंट होना चाहिए। क्यों वहां पर आपको डाकुओं की समस्या देखने के लिए मिली? बिकॉज कि एक्चुअली में रिवर बह रही थी, बट रिवर के आसपास जैसी एप्रोप्रिएट कंडीशंस होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो यहां पर याद रखना कि ये जो अपर गंगा प्लेन है, अपर गंगा प्लेन में इरोजन ज्यादा हुआ है, और इरोजन ज्यादा होने के कारण ये जो चंबल वाला रीजन है ये इलीगल एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट में काउंट किया जाता है। मिडिल गंगा प्लेन की यदि आप बात करोगे तो इसको यहां पर जिस भी लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन देखोगे, इरोजन और डेपोजिशन की एक्टिविटी के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। एक और बात याद रखो कि एक्चुअली में अब मैं यहां पर बता रहा हूं, encompasses the flood prone Awadh and Mithila plains. They includes the stable Magadh plain east of the river Son. ठीक है, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी इनमें काउंट किया गया है। द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल प्लेन यदि कोई है तो यही, यानी मोस्ट फर्टाइल प्लेन में इसको काउंट किया जाता है। यदि आप देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन है ये डिपॉजिट्स के कारण हुआ है, और यहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ये भी आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट याद रखना इसमें आता है लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन में मेनली इसका जो डेल्टा वाला रीजन है वो तो काउंट किया ही जाएगा। तो यहां पर याद रखो ट्रांजिशन इनटू द बंगाल बेसिन, और यहां पर फीचर्स द इन्वर्टेड ट्राइंगल ऑफ द पैरा डेल्टा एंड द लार, ठीक है, प्लेन्स, इसके बारे में। और साथ में स्लगिश रिवर क्रिएट लेवीज, ब्लफ्स एंड ऑक्सबो लेक। यहां पर ऑक्सबो लेक का ये फॉर्मेशन करती है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? तो एक्चुअली में गंगा भी नॉर्थ इंडियन प्लेन में बहने वाली नदी है, तो ये मिएंडर तो करेगी ही करेगी, और यदि ये मिएंडर कर रही है तो इसके दो मिएंडर जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसके दो मिएंडर के आपस में कनेक्ट होने के कारण जिस लेक का फॉर्मेशन होता है उसको नाम दिया जाता है ऑक्सबो लेक का। तो लोअर गंगा प्लेन में आपको ऑक्सबो लेक्स भी दिखाई देंगी। वाई? क्योंकि यहां पर इसका जो स्लोप है ये बहुत कम होता है, और स्लोप कम होने के कारण मिएंडर ज्यादा होता है। इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखो कि एक्चुअली में किसी भी रिवर का यदि स्लोप कम होगा तो स्लोप कम होने की कंडीशन में उसका मिएंडर ज्यादा होगा, मिएंडर ज्यादा होगा तो ऑक्सबो लेक बनेगी। बट यदि इसका स्लोप ज्यादा है तो मिएंडर कम होगा, और मिएंडर बहुत बड़ा होगा। यहां पर मिएंडर ज्यादा हो रहा था, यहां पर मिएंडर कम है। आई रिपीट, कंफ्यूज मत होना। स्लोप कम है तो मिएंडर ज्यादा तो ऑक्सबो लेक बनेगी। स्लोप ज्यादा है तो मिएंडर कम है तो ऑक्सबो लेक नहीं बनेगी। सिंपल मीनिंग है। गंगा प्लेन के बारे में याद रखना है, इसमें जो स्टेट्स आते हैं उनके बारे में बता देता हूं कि एक तो है यूपी, सेकंड वन इज बिहार, थर्ड वन इज झारखंड एंड फोर्थ वन इज वेस्ट बंगाल को इसमें काउंट किया जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। आफ्टर ऑल आगे आते हैं तो फिर इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, या फिर ऑल्सो नोन एज आसाम वैली एरिया, वो दिखाई देता है। यदि बात की जाए आसाम वैली एरिया की तो याद रखो ये एक्चुअली में बांग्लादेश में इसको नाम दिया जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक, कहां पर है ये है बांग्लादेश वाला रीजन। यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये जो पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस आर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला रीजन। इसके बारे में याद रखो।
तो यहां पर लिखा हुआ है द टर्मिनल फ्लैट्स ऑफ हिमालयन रिवर्स अनकंस्ट्रेंड स्प्रेडिंग वर्सेस कॉन्स्ट्रेंड फनलिंग, ठीक है, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है, याद रखो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है ये, लैंड स्लोप कोलैप्सेस टू अ merely 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, 2/3 of the area sits below 30 meter above sea level, making it highly vulnerable. Coastal as covered in the Sundarbans dense tribal mangroves forest dominated by the सुंदरी ट्राइब, यानी कि सुंदरी वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं जिनके नाम पर इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। इसके अलावा और भी कई वन आपको देखने के लिए मिलेंगे, या फिर कई और वेजिटेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाय द नेम ऑफ कैजुरीना दिखाई देता है यहाँ पर आपको रबर देखने के लिए मिलेगा, और भी मल्टीपल वेजिटेशंस आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। यदि आप आसाम प्लेन की बात करो तो याद रखो इस पूरे के पूरे आसाम प्लेन का जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी से हुआ है। और ब्रह्मपुत्रा जब आसाम रीजन में एंटर करती है तो ये मेंडर बहुत ज्यादा करती है। क्यों? स्लोप कम है तो मेंडर ज्यादा है, और यदि मेंडर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि भाई जो ऑक्सबो लेक है ये ज्यादा बनेंगी। तो जब आप आसाम वैली रीजन को देखेंगे तो इसको ब्रह्मपुत्रा वैली भी कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा यहां पर आती है और मेंडर करती है, इसके कारण आपको मल्टीपल टाइप की यहां पर ऑक्सबो लेक दिखाई देती है। साथ में इसको कहा जाता है एक प्रकार का ब्लेडेड प्लेन। और वाई ब्लेडेड प्लेन? क्योंकि आसाम रीजन में जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है तो ये बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड होती है, और चैनल्स में डिवाइड होने के कारण ये कई जगह पर इस प्लेन को काट देती है, और जब इस प्लेन को काटती है तो इसको कटा छटा प्लेन या ब्लेडेड प्लेन का नाम दिया जाता है। बट है ये एग्रीडेशनल प्लेन ही। तो एन एग्रीडेशनल प्लेन ब्रूटली कंस्ट्रेन्ड बाय द पूर्वांचल हिल मैसिव एलुवियल फेंस फोर्स द ब्रह्मपुत्रा इनटू ब्रेडेड चैनल्स, characterized by extreme river meandering, oxbow lakes and semi-terai marshy conditions। अर्धदलदलीय क्षेत्र भी आपको यहां पर प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये था पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो ट्रांसवर्स प्रोफाइल था वो। अब जब आप इसके बारे में देखोगे कि एक्चुअली में पूरा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस को आप एक सर्कुलेशन के फॉर्म में समझो। ये तो है ही, इसको आप डाउनलोड कर लेना। बट यदि इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि जब आप इसका फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, यानी कि जो हमारा ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आपने क्या पढ़ी थी एक बात कि ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली में ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन ये किससे हुआ है? डेपोजिशन के कारण, सेडिमेंटेशन के कारण। और डेपोजिशन सेडिमेंटेशन में जो सॉइल आई है इसको नाम दिया जा रहा है एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल है एक्चुअली में याद रखिएगा कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन दी वर्ल्ड इसको कहा जाता है। एलुवियल सॉइल है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि यहाँ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही हो गई कि भाई एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है। यदि एग्रीकल्चर हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की 50% से ज़्यादा जो इकॉनमी है ये डायरेक्ट 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा तो कल्टीवेट। अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो इंसान अपने हाथ से तो हल चलाएगा नहीं, ट्रैक्टर चलाएगा, हल तो चलाएगा नहीं। यानी कि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होंगी उनमें कल्टीवेशन यानी कि पशुपालन भी ये करेगा, तो कल्टीवेशन भी यहाँ पर हो गया। यदि नदी है, नाले हैं, तालाब हैं और साथ में अदर जो पॉन्ड्स वगैरह हैं तो यहाँ पर ये पशुपालन भी करेगा, तो एक्वेरियम भी हो गया। तो एक्वेरियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, फार्मिंग ज़्यादा हो रही है, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, ट्रैक्टर बनाने के जो कारखाने हैं, हल और साथ में अदर जो चीज़ें होती हैं वो बनाने के जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अरे सिंपल सी बात है कि यदि मान लीजिए ट्रैक्टर का यूज यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कार बनाने की फैक्ट्री होंगी या फिर ट्रैक्टर बनाने की? सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, और उसी हिसाब से यहाँ का जो डायस्पोरा है या फिर यहाँ की जो डेमोग्राफी है
ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ये आपको डेवलप होती हुई दिखाई देगी। यानी कि बेसिकली मैंने यहाँ पर ना इसकी इंपॉर्टेंस को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन सिविलाइजेशन, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल आउटपुट और साथ में जियोलॉजिकल फाउंडेशन। इन 3 पार्ट्स में मैंने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले यदि कल्चरल क्रेडल की आप बात करोगे तो याद रखो एक्सेसिबल टोपोग्राफी एंड स्लो मूविंग स्कैड रिवर्स जैसे लाइक गंगा, यमुना और साथ में सभी प्रोवाइडेड द नेटवर्क फॉर अर्ली ट्रेड रूट भी है यहाँ पर, वेरी गुड, अर्बनाइजेशन एंड द फ्लोराइजिंग ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। बात समझे? देखो किस हिसाब से लिखा है, यानी कि आप इसी को उठाकर आंसर राइटिंग में भी पुट कर सकते हो। इकोनॉमिक इंजन की यदि हम बात करें, फ्लैट स्लोप्स, पेरेनियल रिवर्स और साथ में 5 एलुवियल सॉइल अलाउड इंटेंस इरिगेशन टू ट्रांसफॉर्म पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इनटू द ग्रेनाराइस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। डेमोग्राफिक यदि हम बात करते हैं कि इसका जियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूटिंग just 1/4 of the India's landmass, the plains fluvial deposit hosts half of the entire Indian population। यानी कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन का ये पेट भर रही है। तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझिए? यानी कि यहां पर हमने प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महत्व को भी जाना है। इसके 2 प्रकार से, यानी कि एक ट्रांसफर डिवीजन और साथ में एक आता है हम इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अपना जो रिस्पेक्टिव फीडबैक है ये हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसी किसी भी सीरीज को चलाने का उद्देश्य होता है आपकी हेल्प करना, और दूसरी बात है कि मैं हेल्प जब ही कर पाऊंगा जब मोटिवेशन मुझे मिलेगा। वैसे तो मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है किसी भी काम के लिए, यदि काम करना है तो करना है ना, एलन मस्क की ये लाइन है। पर याद रखो कि वो काम फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको देखकर मोटिवेशन जरूर आता है कि भाई आप कुछ काम कर रहे हैं, 10 साल से यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम में सक्सेस मिल रही है आपको या नहीं मिल रही है, ये देखना पड़ता है। और यदि प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो में बात यह है कि भाई इस पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो व्यूज जब आप ज्यादा लाओगे तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ स्टूडेंट के लिए वाकई में ये जो सीरीज है यूजफुल हो रही है, मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल से हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर इंडिया को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।